नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली है कुलदीप वर्मा जी की। जन्म की तारीख 2 अक्टूबर 1999 और जन्म का समय रात्रि में 12:10। यानी अंग्रेजी तारीख के दृष्टिकोण से देखें तो 1 तारीख की रात, और चूंकि 12:10 पर जन्म हुआ सो 2 तारीख। लखनऊ उत्तर प्रदेश। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया। ज्योतिषीय वार शुक्रवार होगा, क्योंकि ज्योतिष में दिनमान देखा जाता है सूर्योदय से सूर्योदय तक। आश्विन मास में इन्होंने जन्म लिया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, तिथि के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्योदय तिथि सप्तमी थी जब इन्होंने जन्म लिया। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में मनुष्यगण मिथुन राशि, ये वायु तत्व की राशि है। बुध इनके राशिश होते हैं और कुंडली इनकी जो बनकर के सामने आ रही है वो मिथुन लग्न की ही कुंडली है। मिथुन लग्न, मिथुन राशि। लग्नपति का जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठना एक अंश एक कला। यानी लग्नेश इनकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, बाल अवस्था में, शुक्र की राशि में बैठे हैं। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो पूरी कुंडली लग्न पर टिकी होती है। लग्नेश का जाकर के कुंडली के पंचम में बैठना बहुत अच्छी स्थिति, परंतु लग्नपति किस अवस्था में, तो बाल अवस्था में, थोड़ी सी कमजोर स्थिति। लग्न का मान अगर देखा जाए तो 27 अंश पर लग्न है, यानी लग्न भी अब तुरंत ही संधि की तरफ जा रहा है। यानी लग्न परिवर्तित होने ही वाला है बस थोड़े ही समय के बाद, क्योंकि 27 अंश 6 कला, 3 अंश लगभग बाकी है। अब देखा जाए तो लग्नेश पंचमस्थ और पंचमेश शुक्र जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में सूर्य की राशि में, यहां पर सूर्य बुध की राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठकर के दशम भाव को देख रहे हैं। और वहीं इनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनि एक ही राशि में लाभ भाव में बैठे हैं, वक्री होकर के दोनों के दोनों। अब बात मिथुन लग्न की कुंडली की चल रही है, तो यहां पर सर्वाधिक योग कारक ग्रह कौन बनते हैं, तो वो बनते हैं शुक्र, सर्वाधिक योग कारक ग्रह। और इस लग्न की अगर बात कर ली जाए तो मिथुन लग्न वायु तत्वीय लग्न है और इनकी राशि भी मिथुन ही है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। मैंने बताया कि अगर लग्न और राशि तत्वतः दोनों एक हो जाए तो यह भी जातक के जीवन काल में बहुत आसान हो जाता है सफलता प्राप्त करने के लिए, अगर जातक लग्न और राशि से तत्वतः एक हो जाए। मिथुन लग्न बुध का लग्न, बुध से संबंधित राशि है ये, बुध की साधारण राशि है ये। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, मैं सदैव कहा करता हूं इस लग्न के लोगों के लिए, इस राशि के लोगों के लिए, जितना जल्दी इन्हें गुस्सा आता है उतना ही जल्दी ये शांत हो जाते हैं, उतना ही जल्दी इनका गुस्सा शांत हो जाता है। बालक मन, सदैव बालक मन के ही होते हैं, किसी चीज पर बहुत लंबे समय तक नहीं टिकते। इनके जीवन काल में नया प्रारंभ करना इनको बहुत आनंद देता है, लेकिन बहुत जल्दी उससे इनका जी भर जाता है। अब इनका व्यक्तित्व जाकर के ज्ञान में बैठा है, तो सीधी सी बात है, जातक अगर ज्ञान से जुड़ा रहे, अपने व्यक्तित्व को ज्ञान के अंदर तलाशे, अपने व्यक्तित्व को ज्ञान से निखारे, तो निसंदेह यह जातक अपने जीवन काल में हर वो सुख हासिल कर सकता है जिसकी ये कल्पना कर रहा है या एक व्यक्ति कल्पना करता है। अब इनकी कुंडली को देखिए कि इनकी कुंडली में राहु जाकर के बैठे हैं कहां पर, तो कुंडली के द्वितीय भाव में, और केतु सीधी सी बात है उनके सम्मुख अष्टम में। राहु और केतु का यह संबंध आकस्मिक धन लाभ तो कराने वाला होता है, लेकिन ऐसे जातकों के जीवन काल में सेहत में परेशानी ले आता है। सेहत से संबंधित परेशानियां होने लगती हैं, पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना। और मैंने एक बार बताया था कि ऐसी स्थिति में जातक को पाइल्स का रोग अवश्य हो जाता है। वहीं केतु कुंडली के षष्ठम अथवा अष्टम भाव में बैठे हों तो एक सूत्र सदैव याद रखिए कि जीवन काल में जब तक आपका कार्य न बन जाए, अपनी बातें कभी कहनी नहीं चाहिए। जब तक काम बन न जाए कभी मत कहिए। मिथुन लग्न के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थिति यह है कि इस लग्न में सूर्य पराक्रमेश होते हैं। इस लग्न के जातकों को सदैव एक ही चीज याद रखना चाहिए कि जो ठान लोगे वही होगा, परंतु ठानना होगा, ठानना होगा। अगर इनके गण की तरफ आप विचार करें तो मनुष्य गण के हैं। मनुष्य गण के लोगों में एक छोटी सी परेशानी होती है, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा लेना। अगर आपको जीवन काल में सफलता चाहिए तो यह ठीक है कि परिस्थितियों के साथ समझौता कर लीजिए, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि अगर आप परिस्थितियों के साथ समझौता करने की जगह परिस्थितियों को बदलने का अगर मादा रखते हैं तो सफलता आपकी चरणचेरी बड़ी आसानी से बन जाएगी। अर्थात
परिस्थितियों को बदलने का मादा। ये राक्षस गण में बहुत ज्यादा होता है। इनके अगर लग्न की हम बात करें तो चाहत निसंदेह होगी, लेकिन परिस्थितियों के वशीभूत चले जाना, इससे इनको कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव लाना होगा, क्योंकि लग्न और राशि तत्व दोनों एक ही हैं। तो इसमें जरूर इस पर इनको काम करना होगा। अब देखिए इनकी कुंडली में भाग्यपति का जाकर के लाभ भाव में बैठना और वहीं धनपति का लग्न में बैठना। धनपति लग्न में बैठे हैं, निसंदेह जीवन काल में जातक धन की ओर जाएगा और धन उसके पीछे आए, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जातक के जीवन काल में धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। हालांकि ये चंद्रमा चलित चक्र में फल 12वें का दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद धन को लेकर के जातक के जीवन काल में संशय नहीं है। भाग्यपति शनिदेव जाकर के नीच राशि में कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव में किसी भी तरह का ग्रह हो वो रिजल्ट अच्छा ही करता है, बहुत खराब नहीं करता। और शनिदेव जब नीच राशि में वक्री हो जाएं तो उच्च के समान फल देने लगते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करने लगते हैं। और वही हालात अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति का, तो देवगुरु बृहस्पति का इस लग्न में वक्री होना श्रेष्ठ नहीं है। नोट करिए, देवगुरु बृहस्पति का यहां पर वक्री होना श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि यह मिथुन लग्न की कुंडली है। अगर यह मेष लग्न की कुंडली होती, धनु मीन वृश्चिक की कुंडली होती, सिंह कर्क की कुंडली होती, तो देवगुरु का वक्रत्व भी यहां श्रेष्ठ होता। लेकिन बात चूंकि लाभ भाव की चल रही है और लाभ भाव 6वें से 6वां यहां पर ग्रह कोई बहुत बुरा फल नहीं देते, लाभ के दृष्टिकोण से ठीक है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए सदैव मैं एक बात कहा करता हूं, यहां पर षष्ठेश ही आएस होते हैं। सो इसी एकमात्र लग्न के लिए बात बनकर के आती है कि इस लग्न के जातक जीवन काल में, क्योंकि ऋण के कारक ही है मंगल, खूब ऋण लें। अगर आपके जीवन काल में आपको सफलता चाहिए तो ऋण को अपना मित्र बनाइए, ऋण को एडजस्ट करना सीखिए। जितना ज्यादा आपके जीवन काल में आपके ऊपर कर्ज होगा, अब कर्ज लेकर के शराब पीजिए, गलत कार्य करिए तो कौन कहे उसके लिए, लेकिन अगर आपने कर्ज लेकर के कुछ अच्छा किया, कर्ज लेकर के अपने जीवन काल को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, तो ये कर्ज आपके लिए सदैव और सदैव फायदेमंद सिद्ध होगा, ये बहुत बढ़िया हो जाता है। तो आप ही के लिए है कर्ज लेना। तो जीवन काल में आप जब भी चाहें बड़े प्रेम से लीजिए, कभी कर्ज देना नहीं होता। यहां तक कि मैंने सदैव कहा कि इस लग्न के जातक विशेष रूप से, या जिनकी कुंडली में मंगल का संबंध षष्ठम से बन रहा है, राशि वाइज, या वहां मंगल की दृष्टि है या मंगल बैठे हैं, धन भूलकर अपनों को भी मत दो, क्योंकि जिनको दिया वो आपके शत्रु बन जाएंगे, लौटाएंगे नहीं तो शत्रु तो बनना ही बनना है। तो भूलकर भी धन नहीं देना है ऋण के स्वरूप में। केंद्र में इनकी कुंडली में एकमात्र ग्रह दिखाई पड़ रहे हैं और वो है सूर्य। सूर्य का चतुर्थ भाव में होना, पराक्रमपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। अब गौर करिए, इनकी कुंडली में सूर्य पराक्रमपति होकर के चतुर्थ में जाकर के बैठे हैं। निसंदेह भूमि भवन वाहन का सुख देंगे, लेकिन घर में जातक के कई बार कलह का माहौल बना रहेगा। वही इनकी कुंडली में लग्न पर शनिदेव की दृष्टि का होना, शनिदेव अपना काम करेंगे, निसंदेह इस लग्न में भाग्येश होते हैं, लेकिन अपना काम करेंगे हर चीज विलंब से प्रदान करना, लेकिन देर से ही सही मिलेगा अवश्य। अब इस कुंडली का वो मुख्य ग्रह जो सब कुछ देने का काम करता है, वो इनकी कुंडली में थोड़ा सा कमजोर बाल अवस्था की तरफ दिखाई पड़ रहा है। वो ग्रह थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। अगर उस ग्रह को बल दे दिया जाए तो निसंदेह फायदा मिलेगा। और सडबल में जाकर के देखें तो लगभग हर ग्रह के पास अच्छा खासा बल है और हर ग्रह इनकी कुंडली में रिजल्ट देने की स्थिति में है। सूर्य सडबल में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं, जिसका मैं आगे चलकर के रास्ता बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। अब सीधे इनके प्रश्नों की ओर चलते हैं, जिनके जो प्रश्न इनके घर वालों ने किए हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की महादशा जातक को चल रही है। जातक के पिता ने जातक के लिए सबसे पहला प्रश्न पूछा कि ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सन 2023 में पहली बार परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, सफलता मिलेगी अथवा किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले बताना चाहता हूं, मिथुन लग्न के हैं। मैं सदैव कहा करता हूं, कई बार कुछ लोगों ने पूछा कि क्या इसका मतलब मिथुन लग्न के लोग सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इस लग्न के जातकों के पास एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है कि बुध से संबंधित राशि है, और इस लग्न के जातकों में एक क्षमता होती है, वाणी की विशेष क्षमता, क्योंकि यहां पर व्यापार पति देवगुरु बृहस्पति बन जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति किस चीज का व्यापार कराएंगे, तो ज्ञान का व्यापार कराएंगे, वाणी से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, शिक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें, उसका व्यापार कराएंगे। और बुध वाणी है, तो दोनों का समन्वय ऐसे जातकों को परामर्श देने वाला बना देता है, यानी उच्च कोटि का शिक्षक। ऐसे जातक कंसल्टेंट बने, बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि ये जातक आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, 23 में ये पहली बार परीक्षा में बैठेंगे। गुरु की महादशा में बुध और गुरु में केतु का अंतर आने वाला है 2021 अप्रैल के बाद। ग्रहों के पास सडबल में जिस तरह का मुझे बल दिखाई पड़ रहा है, उसके आधार पर मैं बड़ी
साफ साफ कह सकता हूं कि अगर ये जातक ठान ले तो निसंदेह, अगर ये जातक ठान ले तो निसंदेह इसको सफलता मिल सकती है आईएएस के एग्जाम में। चूंकि सडबल में सूर्य के पास बल थोड़ा कम आ रहा है, सूर्य को हम बली करें अगर और सूर्य को बलाबल देकर के जातक से पुनः प्रयत्न कराया जाए तो 23, चूंकि इनकी कुंडली में चीजें विलंबित होने वाली हैं, तो दूसरे अटेम्प्ट या दूसरा या तीसरा, पहला तो नहीं लेकिन दूसरे तीसरे में इनको बड़ी आसानी से मैं सफलता मिलते हुए देख रहा हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, मिथुन लग्न के जातकों के लिए सबसे श्रेष्ठ हो, विशेष करके जबकि शनि की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है और लग्नपति थोड़े से कमजोर हैं, तो ऐसे जातक को प्रयत्न करना चाहिए कि यूपीएससी की परीक्षा में बैठने से पूर्व अगर ये हो सके तो कोई सामान्य जॉब जैसे बैंकिंग के फील्ड में या कोई और फाइनेंस से संबंधित कोई सेक्टर इनको दिखाई पड़े तो उसमें एक बार परीक्षा दें, क्लियर करें, वहां इंटरव्यू इत्यादि क्लियर कर लेंगे। चूंकि इनके सूर्य को बल देना, अंश वाइज अगर जन्मांक चक्र में सूर्य को देखेंगे 14 अंश पर हस्त नक्षत्र में चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं ये सूर्य, तो आम परिस्थितियों में ठीक दिख रहे हैं, लेकिन सडबल में इनका बल कम है, तो इस सूर्य को बल और मिल जाएगा, जातक को बल, सूर्य को बल मिलने का अर्थात जातक को आत्मविश्वास मिल जाएगा और आत्मविश्वास पर यह कुंडली बहुत हद तक टिकी हुई है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप प्रयास करिए कि यूपीएससी आपका लक्ष्य है, घर से आप निकले हैं यूपीएससी क्लियर करने के लिए, आप बिल्कुल उसी की तरफ जाइए। लेकिन अगर हो सके तो सामान्य परीक्षा भी क्लियर कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। आपके पिताजी ने पूछा किस क्षेत्र में, तो मैंने कहा परामर्श से रिलेटेड जितने भी फील्ड होते हैं उन सभी फील्डों में जातक सीए बन जाए, जातक वकील बन जाए, जातक डॉक्टर भी परामर्श देते हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए भी प्रयत्न कर सकता है, हालांकि उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रह बल कमजोर है। फिर भी और भी कोई क्षेत्र जहां शिक्षक बन सकता है, परामर्श के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में जातक को सफलता मिल सकती है, विशेष सफलता वहीं से जातक को विशेष धनागमन कंसल्टेंसी परामर्श के क्षेत्र से स्वभावतः मिलते हुए मुझे दिखाई पड़ रही है। तो इन क्षेत्रों में जातक का जाना सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। दूसरा इनका प्रश्न है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद बिजनेस कौन सा होगा, क्या मुझे सोना चांदी का दुकान खोलना चाहिए? मेरे ख्याल से अगर ये आपका पैतृक व्यापार है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितना अभी बताया इन्हीं क्षेत्रों में या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ बने रहिए, क्योंकि आप मिथुन लग्न के हैं और देर सवेर आप जाएंगे बिजनेस की तरफ जाएंगे। दूसरा आपकी कुंडली में शेयर मार्केट का मैं योग देख रहा हूं, तो शेयर मार्केट से भी आप पैसा आने वाले दिनों में कमाने वाले हैं, तो आपके पास कई सारे रास्ते बनने, नौकरी के साथ शेयर मार्केट, और फिर भविष्य में हो सकता है खुद का आप अपना व्यापार करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको केवल और केवल अपना ध्यान नौकरी पर केंद्रित करना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए और इसके बाद चूंकि आपने आईएएस की बात करी है तो कम से कम जॉब क्लियर करिए, नौकरी आपको मिल जाए, परीक्षा क्लियर करिए, एग्जाम क्लियर करिए, नौकरी आपको मिल जाए, इसके बाद आगे। अब सवाल उठता है कि कोई आईएएस बन जाए तो सोना चांदी की दुकान खोलने क्यों जाएगा? उसके पीछे तर्क है और उसके पीछे कारण है। कुछ चीजें मुझे इस कुंडली में साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि वो कमजोर हो रहा है, और शायद मैं जातक का मनोबल कमजोर नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल परीक्षा की तैयारी छोड़कर दुकान खोलने की तरफ चले जाओ। सो मैंने कहा कि एक सामान्य पहले परीक्षा क्लियर करिए, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उसमें, या शिक्षा से रिलेटेड कोई क्षेत्र हो उसमें आप जाना चाहते हो आप चले जाइए, उसकी परीक्षा दीजिए, उसमें क्लियर करिए, और यूपीएससी आपका लक्ष्य है, घर से निकले हैं उसी को पाने के लिए। आगे इन्होंने पूछा है मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, मुझे जीवन पर्यंत कौन सा रत्न धारण करना होगा? मैंने पन्ना लगभग 5 वर्ष से पहना हुआ है और 5 मुखी रुद्राक्ष भी। और इन्होंने पूछा है कौन सा रत्न धारण करना है। निसंदेह आपने पन्ना ठीक धारण किया हुआ है, आगे चलकर के आपको एक शुक्र का रत्न धारण करना है, लेकिन आगे चलकर के, मैंने इस आगे चलकर के शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि विवाहोपरांत, अभी नहीं। अभी आपको अगर मैं शुक्र का रत्न धारण कराता हूं तो ये कहीं ना कहीं आपको भटकाने का काम करेगा। सो मैं शुक्र के रत्न के पक्ष में अभी नहीं हूं। मिथुन लग्न है आपका, वैसे भी भटकाव आपके व्यक्तित्व में थोड़ा ज्यादा है। इस लग्न में चारित्रिक कमजोरी आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। अब मैंने बताया था कि अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो शुक्र का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आ पाता है। अब कहीं ना कहीं मुझे इस कुंडली को अगर देखा जाए तो बुद्ध को बलि तो रखना ही है। तो आपने जो पन्ना पहना हुआ है बहुत बढ़िया है, गणेश जी की आराधना करिए, उससे भी आपको फायदा मिलेगा, लग्न को बल मिलेगा। बुद्ध बलि होंगे तो शुक्र का भी बल अच्छा निकल करके आएगा, क्योंकि शुक्र जहां बैठते हैं उससे एक घर आगे के बल को बलि कर देते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो चतुर्थ के बल को शुक्र बलि कर रहे हैं, फलस्वरूप जीवन काल में भूमि, भवन, वाहन, इन सभी शुक्रों में वृद्धि होगी। सभी सुखों में शुक्र कहीं ना कहीं बल प्रदान करेंगे। इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक प्लेनेट हैं और वो सब कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं। तो बुद्ध को बलि करेंगे, बुद्ध को बलि
करने से शुक्र बली होगा, और शुक्र को बलवान करने के लिए शुक्र का रत्न जब विवाह आपका हो जाए उसके उपरांत आप धारण करिएगा। इन्होंने जैसा पूछा आगे, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और मेरा जीवन साथी कैसा होगा। इस लग्न के जातकों के लिए देखा जाए तो वैवाहिक जीवन ठीक होता है, लेकिन बालकों के साथ कैसा होता है। अगर आप देखें तो अगर किसी दोस्त के साथ आपको जाना हो रहने के लिए, खेलने के लिए, तो शुरुआती दौर में बच्चों का उससे मन जल्दी एडजस्ट नहीं हो पाता, फिर धीरे धीरे वो खूब उसके मित्र हो जाते हैं। तो यही हालात आपके दाम्पत्य जीवन में भी होता है। शुरुआती दौर में मतभेद होना, बहुत ज्यादा जीवन साथी से मतभेद की स्थिति, लेकिन धीरे धीरे 3-4 साल बीतने के बाद वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखद हो जाता है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि सप्तम पति लाभ भाव में बैठे हैं तो, और शुक्र जाकर के पराक्रम में बैठे हैं, तो जीवन साथी का आपके जीवन काल में एंट्री बड़ा मायने रखने वाला है इस कुंडली में। जैसे ही आपके जीवन काल में आपका जीवन साथी आपसे जुड़ेगा, आपका विशेष भाग्योदय हो, आप एक तरह से निखर करके इस हर क्षेत्र में आगे आएंगे, सफल होंगे। तो वैसे भी लाभपति सप्तम पति लाभ भाव में बैठे हैं, जीवन साथी के आने से आपका विकास उत्तरोत्तर तेजी से होगा। आगे इन्होंने पूछा है, अब वैवाहिक जीवन ठीक रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, कुंडली मिला लेना ज्यादा बेहतर होगा। वैसे देखा जाए तो जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से किसी प्रकार से आप मांगलिक नहीं हैं। सप्तम भाव पर अगर देखें तो पाप ग्रह के रूप में कोई भी वैसा पाप ग्रह आपके सप्तम भाव से संबंध नहीं बना रहा है। निसंदेह सप्तम भाव को मंगल और केतु ने पाप मध्यत्व में डाल दिया है, पाप कर्तरी योग में डाल दिया है, और आपकी कुंडली में वहीं लग्नेश भी पाप मध्यत्व में बन गए हैं। फिर भी एक ही बात कहूंगा, क्योंकि संतान भाव यह है और संतानपति गुरु, संतान कारक देव गुरु वक्री अवस्था में है, सो कुंडली मिलाकर के बाकायदा, जहां लड़की की कुंडली में भी संतान के अच्छे योग हो, संतान के, आपका शुक्र यहां पर थोड़ा कमजोर है, तो लड़की की कुंडली में बाकायदा संतान की स्थिति अच्छी हो, ऐसा देख करके, और तब आपका विवाह कराया जाएगा, बिल्कुल ठीक ठाक वैवाहिक जीवन होगा। इसमें कहीं कोई चिंता परेशानी मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। जन्म स्थान से उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में विवाह की संभावना बनेगी। आपने आगे पूछा है, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, क्या उपाय करना होगा। जी कोई उपाय आप करके कुछ नहीं कर सकते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रारंभ में इस बात का जिक्र कर दिया था कि आपका स्वभाव ही छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा का होगा, वो आजीवन है। ये गुस्सा असल में आपको बरकरार रखनी चाहिए, इसका उपाय मत करिए। क्यों? गुस्सा के बारे में मेरी सदैव इतने सारे विश्लेषण हो गए हैं कि उस पर मैं टाइम नहीं खराब करना चाहता। बस इतना ही कहना चाहता हूं, गुस्सा का अर्थ होता है एनर्जी, आपकी क्षमता है गुस्सा, और आप मनुष्यगण के हैं। अगर आपके गुस्से को मैं खत्म कर दूं तो आपके पास कुछ भी नहीं बच जाएगा। आपका ये गुस्सा ही आपके मिथुन लग्न को सपोर्ट करता है, ये एनर्जी है। इस एनर्जी को सही दिशा में अगर आप नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे तो सीधी सी बात है, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। तो आप अपने गुस्से को बना के रखिए, इसी गुस्से पर काम करना है, यही गुस्सा आपकी सफलता का कारण बनने वाला है। तो गुस्सा खत्म करने का मैं कोई रास्ता नहीं कहूंगा, बल्कि गुस्सा बने रहने दीजिए। ये गुस्सा, ये आग, ये तेज, यही आपकी सफलता का कारण आगे चल करके बनने वाला है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि लग्न पर मंगल की दृष्टि और लग्न पर शनिदेव की दृष्टि, मेरा एक विश्लेषण सदैव से रहा है कि लग्न पर पड़ने वाली मंगल की दृष्टि व्यक्ति को चैन से रहने नहीं देती, धैर्य जातक के अंदर होता नहीं, और शनिदेव वक्त पर काम होने देते नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। क्योंकि शनिदेव अगर लग्न को देख रहे हैं तो एक बात तय है, वो देंगे। न्यायाधीश है तो न्याय करेंगे, परंतु तब नहीं जब आप चाहते हैं। यानी कब? जब जातक निखर के सोना बन जाए, उसका पात्र बन जाए, शनिदेव दे देते हैं। मंगल की दृष्टि लग्न पर धैर्य नहीं लेने देती, आपको धैर्य बना करके रखना होगा। और क्रोध पर नियंत्रण नहीं, क्रोध पर काम करना है। यही क्रोध आपकी ऊर्जा है, यही क्रोध आपकी क्षमता है, और यही क्रोध आपकी सफलता का कारण बनने वाला है। क्रोध बनाए रखिए। आगे आपने पूछा है, मुझे जीवन पर्यंत कौन सा काम करना है और क्या नहीं करना। मैं नहीं करने की कोई बात आज तक किसी को नहीं बताता, सब करिए। दूसरों को दुख देने के अलावा आप सभी कार्य कर सकते हैं। दूसरों को दुख ना हो आपके किसी काम से, इसका बस ख्याल रखिए। किसी को उधार मत दीजिएगा, इस बात का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर दिया था। किसी को कर्ज नहीं देना है, कभी नहीं, क्योंकि जिसको भी आप कर्ज दे देंगे वो व्यक्ति देर सवेर आपका शत्रु बन जाएगा। इस बात का ख्याल रखिए। और चरित्र को जरा मजबूत करके रखिएगा, क्योंकि चारित्रिक कमजोरी भी इस लग्न में मुश्किल में जातक को डाल देती है। तो दो चीजों पर आप कंट्रोल कर लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं मना कर रहा हूं, परंतु हमेशा याद रखिएगा कि ये ऐसी कमियां हैं जो केवल आपके लिए नहीं, सबके लिए मायने रखती है, विशेषकर चारित्रिक कमजोरी। इसको आप कंट्रोल में रखिए। आपकी कुंडली में जीवन पर्यंत करने का काम तो सबसे बढ़िया है परामर्श का काम, कंसल्टेंसी से संबंधित काम। अब आप वर्मा हैं, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, परामर्श से रिलेटेड अगर कोई क्षेत्र मिलता है, पहले तो आप यूपीएससी क्लियर कर लीजिए, या फिर आपको मैंने फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र में बताया, फाइनेंस से रिलेटेड क्षेत्र में परामर्श ही देने का काम किया जाता है, लोगों को बताया ही जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतर हो कि आप आजीवन परामर्श से रिलेटेड काम करिए, लोगों को बताइए,
ऐसा काम करिए जिसमें चीजें बेचनी है तो वो केवल और केवल वाणी के रूप में, सामान न बेचना हो, वाणी बेचनी पड़े, सबसे बेहतर होगा आपके लिए। बाकी की अगर देखा जाए तो इनके पिता ने एक और प्रश्न आखिर में पूछा है, इनकी धन संपदा एवं मकान की स्थिति कैसी रहेगी। मैं बता दिया हूं इनकी कुंडली में चूंकि शुक्र जहां बैठते हैं उससे आगे के घर को और बली कर देते हैं, तो भूमि भवन वाहन सुख संपदा में कहीं कोई कमी इनकी कुंडली में नहीं रहने वाली है। अब देखिए इनकी कुंडली में 2 केंद्रों के स्वामी बुध गुरु जाकर के लाभ भाव में बैठे हैं। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं आपको कुलदीप वर्मा जी, लग्न में चंद्रमा का होना, मैंने सदैव एक और चीज देखा जो कि मिथुन लग्न को न तो शोभा देता है न सूट करता है। क्या? आलस्य। चंद्रमा मन को सेक चिल्ली बना देते हैं। क्या करते हैं? उनका स्वभाव है घटना और बढ़ना। तो आज आपने ठान लिया कि मैं ये करूंगा, 4 दिन आपने खूब मेहनत किया और 5वें दिन के बाद आपने सब पैक फिर नया, तो ये भटकाव ठीक नहीं। मिथुन लग्न में ये गुण ऑलरेडी है और चंद्रमा इसमें बढ़ोतरी कर देंगे, यानी टिकना नहीं, मन सदैव भागना, ये आपको मुश्किल में डाल देगा। और मुझे लगता है कि इस मुश्किल को अगर आपने संभाल लिया, इस मुश्किल से आप बच गए, तो इस पूरी लाइफ में कहीं कोई समस्या, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 2024 से शुरू करके 2027 तक गुरु में मंगल पर्यंत जो अंतर चलेगा, सूर्य चंद्रमा और मंगल दोनों तीनों इसमें लग्न में कारक नहीं है, परंतु अगर देखा जाए तो गुरु की महादशा में क्रमशः सूर्य चंद्रमा और मंगल, हालांकि देखें तो गुरु और सूर्य का जो संबंध है 6वें 8वें का बन रहा है, पर फिर भी 6वें 8वें के संबंध में कंपटीशन का विचार होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सन 2024 से लेकर के और 2027 के बीच का समय बहुत बढ़िया है। 23 में आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और उसके बाद 24 में मैंने जैसा कहा दूसरे तीसरे में ही आपको जाकर के सफलता मिलने वाली है। जी जान झोंक दीजिए, प्रथम लक्ष्य रखिएगा यूपीएससी। आप सामान्य कोई परीक्षा ले लीजिए, दे दीजिए, जिसमें मैंने कहा था फाइनेंस से संबंधित सेक्टर को चुनिएगा। अब उपाय मैं आपको कुछ बताता हूं। इस कुंडली में बुध और शुक्र का रत्न आपको आजीवन पहनना है, जिसमें अभी केवल बुध पहन करके रखिए। विवाहोपरांत शुक्र का रत्न धारण करिए। विवाह की दिशा बता चुका हूं, समय रहते विवाह कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक और बात, वैवाहिक जीवन में मतभेद हो सकता है क्योंकि पापकर्तरी योग है सप्तम भाव को, सो कुंडली मिलाकर के विवाह करिए। ओम गंगणपतये नमः, इस मंत्र का जप नित्य 1 माला, ये आपका जीवन मंत्र है, आपको जीवन भर करना है। ओम गंगणपतये नमः, आप नोट कर लीजिए, बंद मत करिएगा, आप कभी असफल नहीं होंगे जीवन काल में। सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना वैसे ही है जैसे सांस लेना, तो सांस लेना अगर नहीं छोड़ेंगे तो सूर्य को अर्घ्य देना भी मत छोड़िएगा। घर आप भूमि भवन वाहन सुख सम्मान जो भी चीजें चाहते हैं अपने जीवन काल में, जो व्यक्ति आम चाहता है, केतु की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, मान सम्मान में कमी ना हो, इसके लिए सूर्य को अर्घ्य देना कभी बंद मत करिए। पिता का अपमान मत करिएगा, इस बात को नोट करके रखिए। सूर्योदय के बाद तक अगर सोने की बुरी लत है तो इससे सदैव बाज आइएगा, ये आपके लिए कतई ठीक नहीं होने वाला है। जीवन काल में धैर्य को अपना मूल मंत्र बनाइए, क्योंकि चीजें थोड़ी विलंब से मिलेंगी, लेकिन जो चाहते हैं वो सब कुछ मिलने वाला है। दुर्गा जी की आराधना भी आपको करनी होगी। घर के आसपास कोई दुर्गा जी का मंदिर आपको दिखाई पड़े तो वैसे तो मैं कहूंगा रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 बार दुर्गा जी के मंदिर में अवश्य जाया करिए दर्शन के लिए। और चाहते हैं कि दांपत्य जीवन में परेशानी ना आए तो मंदिर की सफाई, अभी आप बहुत छोटी उम्र में हैं, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़े, जैसे जैसे आपके पास धन बढ़े, पिता के धन से नहीं अपने धन से मंदिर में सहयोग करना, मंदिर में व्यवस्था बनाना, ये सब करते रहिएगा। आपके जीवन काल में वैवाहिक जीवन में भी जो परेशानी आ सकती है वो नहीं आएगी। ये इतने सरल और सामान्य उपाय हैं जिसे आप करते रहिए, पूरी लाइफ आपकी अच्छी होगी। शनि की ढैया चल रही है और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है, सो मानसिक अशांति, मानसिक भटकाव होगा। हनुमान चालीसा नित्य आपको करते रहना है, इससे कभी हटिएगा मत, कंटिन्यू जारी रखिएगा। एक और बात प्रारंभ में मैंने बताया था, कभी कोई बात मत कहिएगा जब तक आपका काम बन न जाए। मान लीजिए प्री निकल गया आपका, आपने हल्ला मचा दिया, अब तो मैं IAS, भूल जाइए, नहीं होगा। प्री मेंस इंटरव्यू देकर के भी किसी को मत बताइए जब तक क्लियर न कर जाइए। यानी हर मामले में एक उदाहरण मैंने आपको अभी भी दिया। तो जितनी भी बातें आपकी कुंडली से संबंधित मैंने बताई, आशा करता हूं आपके सारे सवालों का भी जवाब दे दिया है। कुंडली बहुत अच्छी है, आगे बढ़ना होगा। लग्न और लग्नेश को बलवान कर लीजिएगा। गणेश जी की आराधना करके जीवन मंत्र है, मैंने कहा था। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली से संबंधित अगर कोई तर्क आपके मन में भी दिखाई पड़ रहा है, कोई तथ्य जिस पर मेरी नजर न पड़ी हो, आप बिल्कुल बताइए, आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात होगी लाइव, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा ठीक शाम 8:10 से। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।